अस्सलाम वालेकुम। ये बाकी बच्चे कहाँ पे? अबे भाई, कभी मैच देखने जा रहे हैं, कभी क्या कभी क्या। चलें, स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में बेटा किस पॉइंट तक आ गए थे बताएं? हम लोग बेसिक प्रिंसिपल स्टार्ट कर दिए थे ना एनपीवी के। चले हम देख लेते हैं। गुड हो गया यार। और डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हो चुका है मेरे ख्याल से। यार एक स्टूडेंट मार्कर लेकर आ यार, सर हसन से। ब्लैक लेकर आ जाओ, जो लिख रहा हो। जल्दी आओ, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बाकी हमारी आवाम कहाँ है भाई? देख लें, कुछ बच्चे शायद अनडिसाइडेड चल लें, एमएफए लें या एफए2 लें, ऐसा भी है कुछ। कुछ ज्यादा अनडिसाइडेड है, लें या ना लें। एक अटेम्प्ट का गैप दे दें, बहुत पढ़ लिया। ऐसे बच्चे भी होते हैं। कल का कोई टाइम टेबल आया? कोई नहीं। सर से बात करते हैं, थोड़ा टाइमिंग बढ़ाएं क्लास की। क्या 100 घंटे की क्लास है, 5-10 मिनट टीचर लेट आता है, 5-10 मिनट हेलो हाय में गुजर जाते हैं, और एंड में दोबारा 5-10 मिनट में हेलो हाय हो रहा। पढ़ाई तो हुई नहीं। और आज क्या किया, हेलो हाय किया। अरे नहीं, 3 घंटे की दो यार, देख ले। चले दो की हो जाए, कोई बात नहीं। दो की 5। जो पुराना पड़ा है उसमें अगर कोई सवाल है तो वही पूछ, अगर आपने रिवाइज किया हो तो। नहीं किया तो फिर एक अलग बात है, फिर तो कोई सवाल नहीं हो। जज़ाकल्लाह यार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कराया। आपने सही ज्वाइन किया, बिल्कुल बिल्कुल भी लेट ज्वाइन नहीं किया। आपने ज्वाइन कर लिया, यही बड़ी बात। लेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बेटा, हम एनपीवी के बेसिक प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा। अच्छा मुझे बताएं, संक एडिशनल फिक्स कॉस्ट तक पहुंच गए ना हम लोग? गुड। अब एक चीज सुनिएगा और फिर लिखिएगा। पहले आपने सुनी, फिर
यहाँ लगा देते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। अब आवाज आएगी। अगर अब भी नहीं आ रही तो बेटा फिर डायरेक्टली है ना, फेफड़ों की भी आवाजें आ रही है। ये क्या चल रहा है? तो प्लीज सुनिए, आपके जो एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स होते हैं कौन से वाले? इररेलेवेंट होते हैं, सुनते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड इररेलेवेंट क्यों होते हैं पहले? एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड इसलिए इररेलेवेंट होते हैं क्योंकि यार वो इंक्रीमेंटल नहीं होते, वो एडिशनल नहीं होते, वो लगने ही है। अगर आपसे कोई पूछे भाई क्यों इररेलेवेंट है, जवाब क्या है? दे आर नॉट इंक्रीमेंटल। अब सुनिएगा बेटा, आपके लेवल पे बहुत कम चांसेस है कि एग्जामिनर एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के लिए एग्जिस्टिंग का वर्ड इस्तेमाल करे। कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। पहले मैंने आपको बताया व्हाई इररेलेवेंट, क्यों नहीं इररेलेवेंट, क्योंकि ये लोग क्या नहीं होते, ये इंक्रीमेंटल थोड़ी है, तो लगना ही है भाई। लिखे अपने पास, लिखे एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स, existing fixed overheads are irrelevant. Existing fixed overheads are irrelevant because they are not incremental. ये पता होना बहुत जरूरी है, उल्टा सीधा नहीं पढ़ना। बोला क्यों irrelevant? बोला सर ने बोला है। वाह, ये ओबीडियंट बच्चे होते हैं। बोला वो रेलेवेंट क्यों था? बोला वो भी सर ने ही बोला था। बोला ये सवाल क्यों किया? बोला ये सर ने ही बोला था। बोला ये क्यों नहीं किया? बोला सर ने बोला ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो बेटा एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड इररेलेवेंट है बिकॉज ये क्या नहीं होते, इंक्रीमेंटल नहीं होते। अब सुनिएगा, एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के लिए ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्जामिनर इस्तेमाल कर सकता है, कुछ टर्म्स हैं। तो टर्म्स अपने पास लिख लें, किसके लिए? एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के लिए। नंबर 1 लिखें, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड, एग्जामिनर एब्जॉर्ब्ड का वर्ड यूज कर सकता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक और लिखें, अप्लाइड ओवरहेड्स। अप्लाइड। एक और लिखे, एलोकेटेड। एक और में लिखे जी एबीसी एलोकेशन, ए बी सी एलोकेशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एलोकेशन, ए बी सी। हल्का सा आइडिया, पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीसी कॉस्टिंग हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, टोटल ओवरहेड सेम रहते हैं, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन का होता है। एबीसी कहता है यार हम आपको ना ओवरहेड्स की फेयर एलोकेशन बताएंगे। एब्जॉर्प्शन के बारे में कहा जाता है आपके यहाँ एलोकेशन क्या होती है, अनफेयर। टोटल तो वही होता है। इन 5 में से एग्जामिनर कोई भी एक टर्म इस्तेमाल कर सकता है, किसके लिए? एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड के। ठीक हो गया जी? अब लेकिन सुनिएगा, कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के सवाल बना देता है कि जहां ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, और जो सीधे सीधे चलते हैं वो मिस्टेक करते ही नहीं, तो जहन पे जोर ही नहीं डालता। काफी पहले एक सवाल आया था, बहुत पहले एग्जामिनर ने कहा था पहले साल एबीसी एलोकेशन 100 मिलियन है। पहले साल कितनी? फिर उसने कहा था इट विल राइज बाय 10% ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। पढ़ने वाला बच्चा थोड़ा परेशान हो गया, यार सर ने तो कहा था एबीसी एलोकेशन इररेलेवेंट है, ये तो कह रहा है ये तो बढ़ेगा 10% से। जब शुरू हो गई, वो वहां चला गया कॉज बाय द प्रोजेक्ट। तो जो पढ़ने वाला बच्चा था उसने रेलेवेंट लेके मिस्टेक कर दी, जो थोड़ा विकेट टू विकेट चलता था उसने देखा एबीसी, बोला बहुत खत्म, इररेलेवेंट। बोला बड़ा, बोला भाई जो मर्जी है, बोले रजिस्टर में लिखा है इररेलेवेंट, खत्म। तो ये इररेलेवेंट है, उसकी रीजन है। अब एग्जामिनर से पूछो भाई ये क्या हरकतें कर रहे हो, क्या लिख रहे हो आप? एग्जामिनर ने कहा भाई मैंने ये थोड़ी कहा है इट विल राइज बाय 10% ड्यू टू द प्रोजेक्ट, क्या भाई इट विल राइज बाय 10% ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई अगर मैं आपके इनडायरेक्ट लेबर की बात करूं, इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ फिक्स ओवरहेड, ये सुनो। तो क्या उस गरीब के बच्चे की सैलरी नहीं बढ़ेगी, वेजेस नहीं बढ़ेंगी, सारी जिंदगी सेम ही रहेंगी?
आपने कहा नहीं, छोटा जिंदगी भर छोटा ही रहेगा। नहीं मतलब क्या मतलब, मैं अपनी दुकान कभी नहीं खोलूं? खुद सोचे ना, सारी जिंदगी उसको वही वेजेस थोड़ी दोगे भाई। तो इनमें से कोई भी वर्ड आएगा इररेलेवेंट। अब एक और चीज सुनिएगा ध्यान से, कभी कभी एग्जामिनर इस तरह से भी कहता है, वो कहते हैं फर्स्ट ईयर में फिक्स्ड ओवरहेड है 1000, अज्यूमिंग कितने, फिर वो कहते हैं इसमें से 60% सेंट्रली एलोकेटेड है। कितने परसेंट सेंट्रली एलोकेटेड? एलोकेटेड, एलोकेटेड अभी लिखवाया है ना, इररेलेवेंट होता है। वो फिक्स ओवरहेड का अमाउंट देकर आपको बता रहा है कि 60% इररेलेवेंट है, मींस 40% रेलेवेंट है। ये भी तो एक तरीका है बताने का सवाल में। मतलब एक बंदे ने कॉस्ट दी और आपको कहा 60% इररेलेवेंट है, फ्लिप साइड क्या है, 40% रेलेवेंट है। अब बात बच्चे यहां भी बच्चे ही होते हैं, बोले सर 60 तो इररेलेवेंट है, 40 का क्या करूं? भाई इन्विजिलेटर से पूछ लियो, वो फिर एक ही जवाब देता है, भाई मैं तो बायो का टीचर। अब बायो का पूछ लो फिर चेंज कर दे। हमने वैसे थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में बात हो जाए, बोला फिजिक्स। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, बोला केमिस्ट्री पे बात हो जाए तो तुमने, हमने कहा भाई ये टीचर ही नहीं है, पता लग गया मुझे। तो भाई ये भी तो एक तरीका है बताने का कि 40% क्या है, रेलीवेंट। बात क्लियर होगी भाई? एक और चीज समझनी है और फिर लिखिए, सुनिएगा। देखिए जब आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे, फाइनेंस रेस करना पड़ेगा, ये से नो, पैसा तो लाएंगे ना, बगैर फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, बगैर पैसे के थोड़ी कुछ होगा। मतलब एक ऐसा हमारा स्टूडेंट जो जिंदगी भर सुबह दोपहर शाम सिर्फ ड्रीम ही देख रहा है, एक्शन कोई नहीं आगे बढ़ने का, ड्रीम। बोला यार सर 15 खोखे का घर, अच्छा भाई 4 खोखे की गाड़ियां, और कुछ डाल दे, मतलब 20 खोखे का ऑफिस, गुड, कुछ और भी डाल दे, अब पढ़ाई भी कर ले बेटा। बोला नहीं सर मैं तो आपको डेटा बता रहा था सवाल का, मेरा नहीं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, सिर्फ ड्रीमिंग से कुछ नहीं होगा ना, एक्शन जरूरी है। तो भाई अगर आप पैसा नहीं लाएंगे, फाइनेंस रेज नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट होगी नहीं। अब सुनिएगा पैसा कैसे आता है। वन पॉसिबिलिटी, मेरी कंपनी शेयर इशू करके पैसा लेकर आ जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी, शायद हम बैंक से क्या लें, लोन। बेटा अगर शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो आप डिविडेंड दे रहे होंगे, अज्यूम कर लेते हैं आपकी कंपनी अच्छी है, आप डिविडेंड देते हो। बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। फर्क है ना, वहां हमने कहा था डिविडेंड दे रहे होंगे, आप अच्छे लोग हैं, और यहाँ आपको इंटरेस्ट अल्लाह वहां पर देना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। अब सुनिएगा, एग्जामिनर आपको कह रहा है भाई जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, इसके लिए आपकी कंपनी लोन ले रही है, क्या ले रही है, उसमें अल्लाह वहां पर 10% का इंटरेस्ट दे रही है कंपनी। अब सवाल ये पैदा होता है, यार कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, फॉर एग्जाम्पल वो जो पेमेंट्स हैं, एनपीवी निकालते हुए से लें या ना लें, कैश फ्लो तो है। अब ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट्स टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। ये किसको पे कर रहे हो आप, प्रोवाइडर ऑफ, जिसने पैसे दिया आप उसको पे कर रहे हो, यस या नो। पेमेंट टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का जो इंपैक्ट होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी आ जाता है। पेमेंट टू द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का इंपैक्ट कहां चुका होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अगर आप उसे एनपीवी में दोबारा लोगे ना कैश आउटफ्लो के तौर पे, एक चीज 2 दफा आएगी। पहले इसको समझे, एक चीज 2 दफा आती कैसे, यहां देखें 1 मिनट के लिए, फिर अब मैं लिखवा रहा हूं इंशाल्लाह। T1 एज्यूम कर लेते हैं, ये 100 का अमाउंट है, अदमसन नेट कैश फ्लो है 100, डिस्काउंट फैक्टर 10%, आप इसको 0.909 से मल्टीप्लाई करोगे 90.9 आ जाएगा, यस या नो। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एनपीवी निकालते हुए 100 नहीं लोगे, क्या लोगे, 90 पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू पे काम करोगे, यस या नो। आप देख रहे हैं जब मैंने इसकी डिस्काउंटिंग की तो अमाउंट बढ़ा है या कम हुआ है, मेरी बात सुनिएगा। 1 साल के बाद, जब 1 साल गुजरेगा, T1 जब आएगा ना, वाकई T1 जब वाकई आएगा, तो अमाउंट तो वाकई कंपनी में कितना आएगा, 100।
ये बात क्लियर होती है भाई? 1 साल के बाद ये थोड़ी आएगा, ये तो 1 साल के बाद जो आएगा उसकी क्या है, 1 साल के बाद जो आएगा वो आएगा तो क्या, बात समझ में आ रही है? लेकिन आपने फैसला जो किया था, डिसीजन लिया था, 100 को देख के नहीं लिया था। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप किसी को बताना चाह रहे हो कि डिफरेंस हमें किसी को पे करना होता है। अब सुनिएगा, 1 मिनट के लिए हम ऐसा ना करें, इंटरेस्ट को भी ले लेते हैं, समझना। T1 में 100 आया, अज्यूम कर लेते हैं 10 का इंटरेस्ट है, 10 का क्या, अज्यूम कर लेते हैं। ये आया 90, 10% लेते हैं, 0.909, लेट से 81 आ गया, मैं अपने से ले रहा हूं, 81 आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आप डिसीजन लेते हो 81 पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? आप किसी को ये बता रहे हैं कि T1 में जब 100 आएगा ना हमारे पास सिर्फ 81 बचेगा, ऐसा है नहीं। T1 में जब 100 आएगा, आप 10 का इंटरेस्ट दे दोगे तो आपको तो कितना मिलेगा, 90, 81 तो आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये सुनो, अगर आपने ये लेना था ना तो फिर आपको डिस्काउंटिंग नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने ये इंटरेस्ट यहां शो करना था तो आपको क्या नहीं करनी चाहिए थी भाई? आप लोगों को यूं बताते हैं T1 में 100 आएगा, 10 का इंटरेस्ट देंगे, 100 आएगा, बिल्कुल सही है भाई, अब कोई टेंशन थोड़ी है। और फैसला जो कर रहे हो आप 100 पे थोड़ी कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, 90 पे कर रहे हो। तो पॉइंट ये कि यार हम इंटरेस्ट को क्यों नहीं ले रहे, विजुअलाइज करें, इंटरेस्ट भी ले लो। 1 साल के बाद तो वाकई 100 आएगा, 10 का वाकई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जेब में तो 90 जाएगा, डिसीजन 81 पे ले रहे हो, गलत कर रहे हो भाई। ये तो बिल्कुल सही कर रहे हो ना आप डिसीजन ले ही किस पे रहे, 91 पे। हालांकि 1 साल के बाद आपको भी पता है 100 आएगा, 91, यानी कि जो पेमेंट है ना लॉजिकली, उसका इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी होता है। और ये आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट को इसलिए नहीं लेते एनपीवी निकालते हुए क्योंकि उसका इंपैक्ट ऑलरेडी कहीं पर आ चुका है। मैं यहां भी लूं, डिस्काउंट फैक्टर में भी आ चुका, तो एक चीज कितनी दफा आ जाएगी, लिखें अपने पास, लिखे इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिविडेंड पेमेंट्स, interest payment and dividend payment represents payment, interest payment and dividend payment represents payments to the provider of finance. Interest payment and dividend payments represents payments to the provider of finance. एक comma, their effect is already, their effect is already considered in cost of capital. Their effect is already considered in cost of capital. Therefore, while calculating NPV, ignore these payments. चाहे NPV निकालते हो आप, इनको क्या करोगे, इग्नोर, हटा दो इनको। क्यों बेटा, अगर आप इसको इग्नोर नहीं करोगे तो एक चीज 2 दफा आएगी। while calculating NPV इग्नोर कर दो। एक देसी एग्जाम्पल देके समझाता हूं मजीद, प्लीज सुनिएगा। मतलब किस तरह की बात हो रही है, वैसे तो जब आप खुद इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, अपनी आंखों से आप देखेंगे इंशाल्लाह कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट रेट है, डिविडेंड का इंपैक्ट है, वो आप देख लोगे इंशाल्लाह। ये इस तरह की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर आपने घर वालों से कहा चाय बना दे चीनी डाल के, डाल दी चीनी, मीठा है, आप कह रहे चीनी नजर ही नहीं आ रही, मतलब बोले बेटा चख के देख ले, मतलब मीठा है लेकिन नजर नहीं आ रही। उन्होंने आपको एक बुद्धि पे लगाई, बोले तुम्हारे अंदर ही बहुत शुगर है लेकिन तुम्हारी बातों से नजर नहीं आ रही होती, अल्लाह माफ कर। तो सही वो वाली बात है ना
अब जिसने बनाई उसने अपनी आंखों के सामने चीनी डाली है, आपको जायके में भी मसले हो रहे हैं, टेस्ट कराए हुई है? बोले टेस्ट नहीं कराऊंगा, हालात खराब है। अगले की अगर मशीन खराब हुई तो खर्चे करवा देगा, अल्लाह माफ। तो भाई इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका होता है, अगर आप इसको दोबारा लेंगे तो एक चीज कितनी दफा आएगी? बात क्लियर होगी। और जब आप डिस्काउंटिंग करते हैं तो वैल्यू बढ़ती नहीं है, कम होती है। बात क्लियर हो रही? अच्छा बेटा, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जरा सा आइडिया हो गया इंटरेस्ट पेमेंट। और ये भी सुन लें, अब देखें आपकी बुक में भाई मिस प्रिंट भी हो जाता है, इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। उसने किसी भी सवाल के अंदर इंटरेस्ट को कभी रेलेवेंट नहीं लिया, एक सवाल में उससे गलती होगी प्रिंटिंग करते हुए, आई बिलीव इंटरेस्ट को ले लिया। बाज बच्चे होंगे कॉन्सेप्ट ही सवाल टू सवाल चल रहे होते, मतलब ऐसा सवाल होगा इंटरेस्ट ले लेंगे, ऐसा होगा तो नहीं लेंगे। नहीं भाई, नहीं लेना। उसका इम्पैक्ट सिर्फ कहां पर आता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोबारा थोड़ी लोगे, वरना एक चीज कितनी दफा आ जाएगी। अच्छा जी, अब बेटा अपने पास एक हेडिंग दे दें। बेटा अब हम बात कर रहे हैं रेलिवेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू लेबर। रेलिवेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू क्या? लेबर। बात कर लेते हैं। अब जरा बेटा बात करते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, लेकिन बात किसकी हो रही है? लेबर की। क्योंकि हमारे पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया है उसमें एग्जामिनर अक्सर डिसीजन मेकिंग भी डाल देता है, तो टेंशन कोई नहीं है, आसान है। सर लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट, पहला पॉइंट लिखिए। बेटा आपका जो लेबर है ना, फारिग बैठा हुआ है, फारिग, आइडल कैपेसिटी है उसके पास। अब भाई अगर एक लेबर फारिग बैठा हुआ है, अगर आपने उस फारिग लेबर से कहा यार एक काम करो, फलाना कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वहां काम शुरू कर दो, तो यकीन माने आपकी रेलेवेंट कॉस्ट जीरो है। ये उस प्रोजेक्ट पे काम करे या पेमेंट तो करनी है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये फारिग है, ये इंपॉर्टेंट चीज। ये थोड़ी उसमें नाराज हो रहा है लेबर कि सर ये क्या बात हुई, आपको फारिग बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। यार क्या हो गया भाई, आप हमारे लेबर हो। बोला लेबर है तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? कितना मुश्किल काम है काम ना करना, करके देखो कभी। किसके लिए मुश्किल है? जो वर्काहोलिक लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है काम ना करना। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बाज लोग बेचारे रिटायरमेंट के बाद अगले दिन फिर कोई नई जॉब ढूंढ लेते हैं। बच्चे उठते बोले अब्बा गए, बोला अब्बा तो नई जॉब पे चला गया। फिर अब्बा शाम में आता, हाथ पैर जोड़ते हैं, नेक औलाद। बोला अब्बा बस कितना काम करोगे अब, हमें भी कुछ करने दो। बोला नहीं मुन्ना, मुन्ना नाराज नहीं हूँ, 6 फुट 2 मुन्ना। बोला मुन्ना नाराज नहीं हूँ। बोला मैं नाराज नहीं हो रहा, या आपके जो पोते हैं ना 12, ये नाराज हो रहे हैं। ये नाराज हो रहे हैं। मैं थोड़ी नाराज हो रहा हूँ, मुझे क्या मसला है, मैं तो खुश हूं, करो और काम। क्यों इतना काम कर रहे हो भाई? तो बच्चे वो जिद कर रहे थे कि दादा अबू स्कूल ले जाते तो अच्छा था, काम ना करें दादा अबू, दादा अबू हमें ट्यूशन पढ़ा दें तो अच्छा था, काम लेकिन दादा ना करें, हमें पार्क दादा लेके जाए लेकिन दादा काम ना करें, और हमें खाना पीना भी दादा अपने हाथ से खिला दें लेकिन दादा काम। किस तरह के पोते अलग ही। और बड़े वाले पोते कहने दादा अगर आप साथ चले जाते जिम में थोड़ा हेल्पर के तौर पे ना, लेकिन आप काम नहीं कीजिएगा, आपने काम नहीं करना, रेस्ट करें। बोला माशाल्लाह माँ सदके, ये रेस्ट है। तो भाई आइडल कैपेसिटी में लिख लें रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? जीरो। आइडल कैपेसिटी भाई, रेलेवेंट कॉस्ट है नील। ठीक है जी। अच्छा ये एक और है रिप्लेसमेंट लेबर, प्लीज सुनिएगा। रिप्लेसमेंट लेबर का क्या चक्कर है? भाई आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, सही है, उस प्रोजेक्ट के लिए कोई एक्सपर्टीज वाला बंदा चाहिए।
एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास XYZ कोई स्किल होनी चाहिए, और आपके पास मिस्टर एक्स है जिसके पास वो स्किल्स है। डायरेक्टर ने मिस्टर एक्स को फोन किया, बोला यार आप एक काम करो, जो काम कर रहे हो इसको छोड़ दो, फलाने प्रोजेक्ट पे चले जाओ। उससे हम तो वहां चले जाएंगे, ये जो हम काम कर रहे हैं इसका क्या होगा? बोला यार इसकी आपकी जगह ना किसी नए बंदे को ले आएंगे, जब तक आप वहां होंगे वो बंदा यहाँ काम करता रहेगा, आप टेंशन नहीं लो। बोला हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों टेंशन लें, हम सैलरी नहीं लेते, टेंशन कहां से लेंगे? बोला जाहिर सी बात है, आपको सैलरी मिल भी नहीं सकती, पार्टनर है आप, प्रॉफिट का शेयर मिलता है। बोला वो कभी देखा नहीं मैंने, लॉसेस ही हो रहे जब से आपको पार्टनर रखा है। बोला एक्स हरकतें मत कर, प्रोजेक्ट पे जा, प्रोजेक्ट तेरी जगह भाई आ जाएगा। अब सुन ले, रिप्लेसमेंट लेबर को आप जितना भी पे करोगे रेलेवेंट है, लिख लें, रिप्लेसमेंट लेबर कॉस्ट इज रेलिवेंट। बड़े रिप्लेस आया ही प्रोजेक्ट की वजह से, ये सर रिप्लेसमेंट लेबर कॉस्ट इज रेलिवेंट। इसको तो भाई आप जितना भी पे करें रेलिवेंट। बात समझ में आ रही? अच्छा, थर्ड सुनिएगा। थर्ड में क्या? सर आपका जो लेबर है ना, एट फुल कैपेसिटी, सर लेबर एट, ओ भाई आपका जो लेबर है ना, उसके पास बाल कटाने के पैसे नहीं, पैसे नहीं, टाइम नहीं, पैसे टाइम, पागल हुआ काम करके, अजीब चल रहा हो। जैसे बाज लोग होते हैं ना, मतलब फुल कैपेसिटी भी चल रहे होते हैं फुल टाइम, टाइम ही नहीं है भाई। अच्छा आप सुनिएगा, एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा XYZ स्किल वाला बंदा चाहिए जो आपके पास है, उसका नाम है मिस्टर वाई। इशू क्या है, वो फुल कैपेसिटी पर है, प्लस इसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है हमारे पास। रिप्लेसमेंट होती तो फिर तो मसला नहीं था ना, क्या आ जाता, रिप्लेसमेंट लेबर आ जाता, इसको वहां भेज देते। और रिप्लेसमेंट लेबर को तो जो भी पे करेंगे वो क्या है, लेकिन भाई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। एक ही तरीका है हमारे पास कि इसको कहें भाई ये काम जो कर रहे हो रोक दो, नई जगह चले जाओ। और जब ये काम रोकेगा तो हमें ये भी मालूम है एग्जिस्टिंग काम में हमें नुकसान होगा, कंट्रीब्यूशन लॉस। बात समझ में आ रही? अब सुनिएगा, जब आपका लेबर फुल कैपेसिटी पर हो तो बेटा अब जो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी ना, जो हम उसको पे करते हैं वो भी रेलेवेंट है। और जब वो कहीं और काम करेगा और एग्जिस्टिंग जो हमें नुकसान होगा वो भी क्या है, रेलेवेंट है, क्योंकि लेबर किस पे, फुल कैपेसिटी पे। मिसाल के तौर पे लेट से आपने एक ड्राइवर रख लिया जो फुल कैपेसिटी से भी ऊपर ही काम कर रहा है, बेचारा पागल हुआ है। शुरू के दिनों में खुश था, बाद में पागल हो गया, बोला भाई कहाँ ड्राइवर बन गया। शुरू के हफ्ते में बड़ा खुश था, बोला यार क्या शेड है यार, साथ खाना खाता है जबरदस्त। और एक आध हफ्ता गुजरने के बाद कंप्लेन करना शुरू कर दी, बोला भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अपना नाम भी भूल जाता हूँ, ये क्या चल रहा है, एक बच्चा छोड़ता हूँ दूसरे को उठाओ, फिर उसको उठाओ, कल मैं पड़ोसियों के बच्चे उठा के ले भाई क्या कर रहा है? भाई स्कूल बोला मैं भूल जाता हूँ, यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, बोला गलत स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे। बोला स्कूल वाले भी नहीं पहचानते, इतने बच्चे होते हैं। वो तो मैंने देख लिया था गलती से, यार ये हमारा बच्चा यहाँ क्यों खेल रहा है। पॉइंट ये, ओ भाई वो फुल कैपेसिटी पे। अब जो ड्राइवर इस लेवल की कैपेसिटी पर है, आपके कजन का फोन आ गया, बोला यार एक काम करना है यार, एक हफ्ते के लिए अपना ड्राइवर दे दो। हमने कजन बहुत बिजी है भाई, संडे को भी काम कर रहा होता है। बोला नहीं यार एक हफ्ते के लिए दो आपने, ठीक है। कैलकुलेशन की आपने, यार एक काम करना,
1 लाख रुपए दे देना। बोला 1 लाख 1 हफ्ता, क्या हो गया? बोला यार देख, इसकी सैलरी का 25% आप दे देना, प्लस बोला बाकी किस चीज के पैसे हैं? बोला तो हम क्या उबर करीम पे नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे हम लोग क्या? जब ड्राइवर तू रख लेगा तो हम तो उबर करीम पे जाएंगे। तो बोला उसमें बजटेड गाड़ी, बोला बजटेड गाड़ी पे नहीं जाएंगे, टॉप क्लास गाड़ी पे जाएंगे, जैसी हमारी गाड़ी हम उसी में जाएंगे। बोला यार क्या कर रहे हो? मसला क्या है यार, हमारा बंदा फुल कैपेसिटी में, भाई हम आपको कहां से उठा के दे दें? तो लिखिएगा बेटा, व्हेन लेबर इज एट फुल कैपेसिटी, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? पेमेंट टू लेबर प्लस, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? किस पे होना चाहिए? मिसाल के तौर पर आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आज के जो आपके दिन है, इन दिनों में आप घर पे ना, इन दिनों में घर पे आप लोग होते हैं आइडल कैपेसिटी में, आइडल टाइम चल रहा होता है घर पे। वो तो सर 1000 में एक बच्चा होगा जो इन दिनों में थोड़ा बहुत पढ़ लेता हो, वरना तो घर जाके तो पॉसिबल है। लेट से शुरू के दिन है, इन्हीं अज्यूम, लेट से आप घर पे बैठे हुए हैं, अब्बा जी भी हैं, और आपके मोहल्ले में बहुत ही एजेड खातून है जिनको सब खाला बोलते हैं। खाला आ गए भाई, आप अब्बा के साथ ही बैठे थे, मैच देख रहे थे आप। खाला ने कहा बेटा 1 लीटर ऑल पर लेकर आ जाओ। आपने अब्बा मतलब ये अब्बा ने सुनाई आपको? बोला बेटा मेरी भी खाला है, तेरी तो दादी लगेंगी, पूरे मोहल्ले की खाला है। सुनाई ठीक ठाक। हाँ खाला आपको भी अभी ऑल पर लेना था, आसिफ अली की बैटिंग तो देख रहे थे। बोला बेटा कोई बात नहीं है, पॉज करके चला जा, तू भी हाईलाइट ही देख रहा है। बोला खाला इस उम्र में भी इतना पता है आपको, अल्लाह रहम करे। बोला बेटा क्या करे, टेक्नोलॉजी वाली एज में है ना हम लोग। खैर आप वो लेकर आ गए ऑल पर शॉल पर, लेकिन आइडल के, लेकिन अगर आपके एग्जाम बिल्कुल करीब है, एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, उफ, ना आप लोग जो पढ़ते हो घर वालों को तरस आ जाता है। आप मेजोरिटी को घर वाले कह रहे होते हैं बेटा अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल कर लो, बीमार बीमार नहीं हो, इस तरह कौन पढ़ता है? खाने का होश नहीं, कुछ होश नहीं। अब लेट से आप हैं फुल कैपेसिटी में, 2 दिन के बाद पेपर है, आप बस 5 मिनट या 2 मिनट के लिए बाहर निकले थे रूम से, खाला आ गई। अब आपको पुराना याद था, आपने अब्बा जी सुनाएंगे, इससे पहले अब्बा सुनाए, आप खड़े हो गए, अब्बा ने कहा बेटा आज बैठ जा। बोला खाला बच्चा ऑल पर ले आएगा, लेकिन एक मसला है। बोला क्या? बोला अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरा बच्चा फेल हुआ, 22,000 रुपए इसकी ट्यूशन की फीस, 3,000 की बुक्स। आपने कहा अब्बा वो जो ट्रांसपोर्टेशन के लगे थे, बोला कितने थे बेटा? बोला 15,000 ऊबर करीब मैंने ज्यादा यूज किए। बोला 15 उसके हो गए, और आपने कहा मैंने कैंटीन में ही बहुत खाने खाए। बोला कितने? बोला 10। बोला 50। बोला और लाइब्रेरी, बोला लाइब्रेरी के 2,000। बोला 52,000। बोला खाला बच्चा अगर फेल हुआ ना तो आप 52,000 दोगे? खाला बोलिए 1 लीटर ऑल पर और 52,000, 52,000। बोला भाई मैं खुद ही ले आऊंगी। यार इससे तो बेहतर है बाइक के वाले से मंगवा लूं, 50 की टिप दे दूं, दुआएं देता हुआ जाएगा। बोला आज पता चला रेलेवेंट कॉस्ट की ताकत, जो 1 लीटर ऑल पर को 52,000 का भी बना सकता है, क्योंकि आप किस पे थे? फुल कैपेसिटी। बात क्लियर हो रही है? तो याद रखिए 1 लीटर ऑयल पर कहां तक जा सकता है, अब चेक कर लें। एक और केस सुनिएगा फिर लिखिएगा, प्लीज सुनना। देखिए एक ही काम करने के लिए, एक ही काम करने के लिए एक से ज्यादा ग्रेड के लेबर अवेलेबल है। कोई टेक्निकल काम नहीं है, नॉर्मल सा काम है। ग्रेड ए का लेबर भी अवेलेबल है, ग्रेड बी भी अवेलेबल है, और आप खुद भी कर सकते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग ये कहती है जब एक से ज्यादा ऑप्शंस हो ना, आप उस पर जाएं जहां कॉस्ट कम लगे। ये थोड़ी है आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के चक्कर में कंपनी की कॉस्ट ही बढ़ा दी। डायरेक्टर बुला रहा है, बोला बेटा ये ऑप्शन क्यों लिया आपने, ये तो सबसे महंगा है। आपने सर आप सेठ हो। बोला फिर इतना महंगा लेबर क्यों ले लिया? बोला तो पैसे तो लगाओ, खर्च ही नहीं कर रहे आप।
तभी तो लोग जॉबलेस घूम रहे, पैसे जमा कर करके क्या करती है। बोले यार आप किस तरह से बात है, बोले मैं इसी तरह से बात करता हूँ, इसी तरह से करता हूँ, और आप मुझे क्या एहसान करते हो, क्या सैलरी देते हो, 4 लाख रुपए बस, इसमें कोई गुजारा नहीं होता मेरा। बोला 4 में आपको, बोले कहाँ होता है गुजारा, वो तो मेरे अब्बा जी को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने कुछ घर लेके रेंट पे दे दिया, वहां से मुझे 1 मिलियन रेंट देता है मिलता है, उससे भी मेरा काम नहीं चलता। बोला बेटा मतलब कितने बहन भाई, बोला मैं अकेला ही हूँ। बोला तो जमीनों के कुछ आ जाते हैं, साल के पैसे 2-4 मिलियन वहां से आ जाते हैं, कुछ डिविडेंड आ जाता है, गुजारा लेकिन नहीं होता 4 लाख। बोला बेटा आप काम ही क्यों करते हो, बोला इसलिए काम करता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इससे काम नहीं चलेगा। बोला यार तू चार्टेड अकाउंटेंट क्यों बन गया, बोला हम नहीं बनना चाहते थे, अब्बा ने बोला बेटा तू कुछ नहीं कर रहा, कर ले कुछ तो बन, क्योंकि इंसान बनना तेरा मुश्किल लग रहा है, शायद तू चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए, हो सकता है आई के अब तुझे सुधार दे। बोला वो तो सुधार नहीं पाया। तो बोला आप पास कैसे हुए, बोला हम तो जाते ही फेल होने के लिए थे, आई के हर दफा पास कर देता था। बोला दोस्त, बोला पास होने के लिए जाते थे फेल हो जाते थे। बोला वो हमेशा टेंशन में रहते थे, क्यों उनको पास करना होता था, बोला हम रिलैक्स, हमने फेल करना होता था, हम पास। ठीक है, ऐसे सिर्फ एक बच्चे को मैं जानता जो वाकई चार्टर्ड जाते ही इसलिए था, बोला था मुझे तो पढ़ना ही नहीं था, तो घर वालों के चक्कर में पढ़ लिया हमने, उस चक्कर में उसने सीएफए भी कर ली, सिर्फ और सिर्फ सीएफए करते हुए। सिर्फ पार्ट 2 में वो कहता है एक दफा बीमार हुआ था, बोला मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ, बोला मैं इसलिए हो गया था मेरी सिस्टर आई, बोला भाई आपने बहुत मेहनत करनी है, सीएफए पार्ट 2 फौरन निकालना है, किसी कजन ने पास कर लिया था, बोला उनकी बातों में आके थोड़ी टेंशन लेके बीमार हो गया, पेपर तो निकाल लिया था, बोला लेकिन उसके अलावा तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड जाता था, पेपर देता था, आ जाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसके साथ एक और चीज होती है, डू नॉट ट्राई। बच्चे यार टीएससी के पेपर देने अलग, ये गले में चेन लगाई हुई जबरदस्त, हाथ में सिगार वाला, सर पेपर दे के आ रहे, इन्विजिलेटर हाथ जोड़ रहा था, बेटा कुछ तो लिख दे, हमने कहा नाम के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। पास करना है तो कर दे वरना जा, नहीं बेटा डू नॉट ट्राई, ये हर एक के लिए नहीं है बेटा, जरा हल्का हाथ रखिए, वरना एक नई प्रोडक्ट बन रही होगी, अल्लाह माफ कर। यार यहाँ के सीए तो बड़े अलग होते हैं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, एक ही काम करने का अगर एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव है तो किस पे जाएंगे, पैसा जहां कम लगे। लिखे देखिए, टू डू द सेम वर्क, टू डू द सेम वर्क, टू डू द सेम वर्क, when number of alternatives are available, then opt the option which has kya lowest cost, to do the same job when number of alternatives are available, then opt the option which has lower cost। बात समझ में आ रही, क्योंकि रेलिवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही है ना, उस पे जाओ जहां पैसा कम लगे ना यार, ज्यादा लगे वो तो रेलिवेंट थोड़ी हुआ। तो बेटा थोड़ा सा आइडिया हो गया भाई, मिसाल के तौर पे एक काम आप खुद भी कर सकते हैं, किसी लेबर से भी करवा सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर लें आपके टाइम की वैल्यू ज्यादा है या लेबर, जहां लग रहा है कॉस्ट कम है, होता है ना। जब बचपन में अक्सर, मतलब बहुत से घरों में ऐसा होता है, मतलब मीटिंग बैठती, बोले यार वो घर को ना कलर करना है, बोलो जबरदस्त, बच्चे कह रहे हैं कलर करना है करवाना है, माँ ये तो बताओ, बेटा करना है, अब हम कलर करते हो अच्छे लगेंगे, बोला तो कुछ करने को है ही नहीं, कलर तो कर लो। चलो वो बेचारे कलर का काम ही सीख लेते हैं घर में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं स्किलफुल बच्चे। काफी पहले इट हैपेंड ना, रियलिटी में ऐसा हुआ था, हमारे एक स्टूडेंट तो माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए, थोड़ा सेहत का शुरू से ही ख्याल रखता था माशाल्लाह। उनके बड़े भाई कुछ मजदूरों को लेकर आए, छोटा भाई ऊपर सो रहा है जो हमारे स्टूडेंट, उन्होंने एक दीवार गिरानी है, जो दीवार बड़ी तगड़ी थी, जो लगे पड़े, वो कह रहे हैं मैं सो रहा हूँ मुझे समझ नहीं इतनी आवाजें किस चीज की आ रही है भाई, बोले वो लगे पड़े उनसे दीवार टूट ही नहीं,
बोला मेरी नींद खुली, बोला मैं नीचे आया, मैंने उनसे थोड़ा लिया, 2 घंटे में सब तोड़ के चला गया। बोला, भाई हमें क्यों बोला है? जलील करने के लिए बोला है? बोला ये कौन था? सो गया जाके। बोला, यार ये क्या भाई, मजदूर परेशान हो गया। बोला भाई ये हमारा लीडर तो अलग है कोई। तो ये मेरे पास, अगर एक काम आप भी कर सकते हो और किसी और से करवा भी सकते हैं, तो आप सिर्फ चेक कर लें कहाँ कम है रेलिवेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे सिर्फ एक चीज बता के आगे चलूंगा। एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे, जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज पे बिलीव रखते हैं, यकीन रखते हैं कि हाँ यार इसको बोल दूंगा ये काम हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज पे बिलीव रखते हैं उनकी जिंदगी थोड़ी टेंशन फ्री रहती है। एक और भी होता है जिसको लगता है जिंदगी में हर काम मैं अपने हाथ से करूं वही परफेक्ट है। इनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज पे कोई यकीन नहीं। ये अपने घर की बिल्डिंग भी बनवाएंगे ना, मिस्त्री को लेकर आ जाएंगे, उसके सर पे ही खड़े रहेंगे। ये आपने ब्लॉक कैसे लगाया, यूं नहीं यूं हो यूं। बोला भाई इतना पता है तो खुद कर लो यार। इतना पता है आपको तो। और इन लोगों के काम थोड़ा स्लो होते हैं। क्यों? ये हर काम क्या करते हैं, अपने सामने करवाते हैं। तो इसका एक बड़ा अच्छा आसान सा फॉर्मूला ये कि अगर आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं और आपको पता है कि वो बंदा उस लेवल पे काम नहीं कर सकता जो आपके सुपरविजन में हो सकता था, लेकिन आपको ये भी पता है कि यार 80% वहां तक पहुंच जाएगा, तो आप डेलीगेट कर दें। 100% तो कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेगा। आप अपना टाइम वहां लगाएं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर काम में थोड़ी आप अपना ही टाइम लगा रहे हैं, तो मसला हो जाएगा। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं लेबर से। अब हेडिंग दे अपने पास, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल पे बात कर रहे हैं। लेबर से आगे चलते हैं। लेबर में आपने सीख लिया कि 1 लीटर ऑयल पर 52 का 1000 का हो सकता है। क्या बात है, यकीन माने। मटेरियल प्लीज सुन लें। और भाई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, सही। उसमें एक मटेरियल इस्तेमाल होगा जो आपके वेयर हाउस में नहीं है, जो आपके वेयर हाउस में खरीदना पड़ेगा भाई। जितने का भी खरीदोगे रेलिवेंट है। लेकिन पहला केस क्या है, स्टॉक में नॉट इन स्टॉक, तो लिख लें रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, करंट परचेज प्राइस, जितने का मिलेगा करंट परचेज प्राइस। करंट परचेज प्राइस मींस आज की करंट मार्केट वैल्यू। समझ में आ रही बात बेटा? करंट परचेज प्राइस मींस आज की मार्केट वैल्यू। भाई है ही नहीं तो क्या करूंगा, खरीद के लाऊंगा, चॉइस ही कोई नहीं। अच्छा सेकंड, इन स्टॉक, लेकिन रेगुलर यूज है भाई, स्टॉक में है, रेगुलर इस्तेमाल। भाई आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसमें जो स्टॉक इस्तेमाल करना है वो आपके वेयर हाउस में है। प्रॉब्लम ये है वो आपके रेगुलर यूज में। अगर आप वेयर हाउस में से अपना स्टॉक निकाल के यहां यूज कर लोगे, मटेरियल निकाल के प्रोजेक्ट में, तो आपको अपने इस्तेमाल के लिए बाहर से, तो इन एनी केस आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो बेटा जो करंट परचेज प्राइस है, जो करंट मार्केट वैल्यू है, वो रेलिवेंट कॉस्ट लिख लें। करंट परचेज प्राइस क्या? रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट है जी करंट परचेज प्राइस, आज कितने का मिलेगा भाई आज, वो रेलिवेंट।
बेटा एक और मटेरियल है, स्टॉक में पड़ा हुआ है भाई, स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या नहीं है हमारे रेगुलर यूज में नहीं है। अच्छा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज भी नहीं है। स्टॉक है, पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारे फिलहाल किसी काम का नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास उसका क्या हो। समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं, अल्टरनेटिव यूज की, सिर्फ समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर आपके पास लेट से, आपने देखा होगा एक तो सीमेंट के या ब्रिक होता है, एक आपने एक और देखा होगा लाल ईंटें, ऐसा ना, कराची में नहीं चलती, हो बाहर चलती। लेट से आपके पास कुछ लाल ईंटें पड़ी हुई हैं, अज्यूम कर लेते हैं, आपने कहा यार ये तो हमारे किसी काम की नहीं। अच्छा, आपने कहा कोई करंट ऐसी हमारी कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही जहां व्हाइट की जगह इसी को लगा दूं, रेगुलर यूज में भी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं, तो फिर आप बेचेंगे इसको जितने में बिक जाए। रेलेवेंट कॉस्ट होगी एन आर वी, नेट रिलायजेबल वैल्यू। तो बेटा इसमें लिख लीजिएगा, थर्ड केस में रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, एन आर वी, नेट रिलायजेबल वैल्यू, जितने में चिपका दें किसी को भी अल्लाह माफ, नेट रिलायजेबल वैल्यू। मिसाल के तौर पर सुन लें, लेट से आपने बड़ी मेहनत की भाई, एमएफए पास हो गया माशाल्लाह, और एमएफए की आपने ओरिजिनल बुक ले ली थी, एमएफए पास होती आप पहुंच गए बुक वाले के पास, आपने यार ये खरीद लो यार, उसने हालत देखी, बोला यार कितना पढ़ा है आपने यार, पेजेस भी जुड़े हुए हैं, कटे नहीं अब तक, क्या पढ़ा आप। पेपर तो निकल गया ना, आपने वही, मैंने 2000 की ली थी आपसे, अब कितने की लोगे, मैंने यार 1000 रुपए, आपके किसी रेगुलर यूज में नहीं है, कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, लेकिन अगला खरीद रहा है कितने में, इससे पहले कि आप इसको सेल करते हैं कजन का फोन आ गया, बोला यार मैं एमएफए में पहुंच गया, हमने अच्छी बात है, बोला यार आपके पास एमएफए की बुक होगी, वो दे दे, आपने कहा भाई 1000 रुपए दे दे बुक ले ले, बोला यार हम तो कजन है, बोला मैंने कब मना किया कि नहीं है, डेढ़ आई से कि आप कजन नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, बोला 1000 रुपए क्यों मांग रहे हो, बोला भाई अगर आप नहीं दोगे, ये दुकानदार दे रहे 1000 रुपए, आपने, मैं पैसे थोड़ी छोड़ूंगा भाई, वरना वरना ले लो मार्केट से 2000 की, नहीं जाओ। यार ये क्या बात है, सारी रेलेवेंट कॉस्टिंग हमारे ऊपर ही लगेगी, बोला तो भाई हमारा नुकसान हो रहा है ना, हम आपको फ्री में दे दें। तो पॉइंट ये क्या है, अगर आपके किसी काम का नहीं है लेकिन क्या मौजूद है, एनआरवी है ना, ओ भाई कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है मेरे पास, एनआरवी तो है, नेट रिलायजेबल है, उससे कम में मैं क्यों बेचूं बताएं। तो अगर मैं इसको किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा भाई कम से कम वैल्यू क्या आनी चाहिए, एनआरवी के बराबर, ये बात क्लियर होती है। अब सुनिएगा एक और केस, सो फोर्थ, प्लीज इसे देखें बेटा जो मटेरियल है ना वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आपके रेगुलर यूज में नहीं, पहले क्लियर कर लो, क्या नहीं है, रेगुलर यूज में नहीं है। सुन लें, लेकिन क्या मौजूद है, ऑल्टरनेटिव यूज। अब सुनिएगा भाई, अब जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी ना वो हायर ऑफ होगी, हायर ऑफ दो चीजें, इसकी एनआरवी और जो ऑल्टरनेटिव यूज है ना उसकी क्या वैल्यू है, बात समझ में आ रही, दोनों में से जो भी हायर ऑफ है, लेकिन इसके लिए ऑल्टरनेटिव यूज होना लाजमी है। जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो हायर ऑफ होगी, एनआरवी
आप कह लें जी करंट परचेज प्राइस किसकी लेंगे, ऑल्टरनेटिव यूज की। करंट परचेज प्राइस ले लें ऑफ ऑल्टरनेटिव, बस आप देख लें ऑल्टरनेटिव यूज की वैल्यू क्या है। लॉजिकली दोनों में से जो भी, बात समझ में आ रही, एनआरबी। करंट परचेज प्राइस किसकी, ऑल्टरनेटिव यूज की। एग्जाम्पल सुनिएगा, लेट से कैफ के बाद आपने डायरेक्टली कुछ पेपर दिए, पास हो गए, उनमें से एक था माशाल्लाह बीएफडी, क्या बात है, फाइनेंस डिसीजन। क्योंकि कैफ के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट की कोशिश होती है दो पेपर लाजमी पढ़ लें फौरन। ए है, एक है एएफआर और दूसरा है बीएफडी। क्योंकि यकीन माने, मतलब मेरे नजदीक ऊपर जितने भी पेपर हैं सबसे काम के यही दो। इसके बाद कोई काम किया तो एक ऑडिट और एक टैक्स। लॉ इतना खतरनाक पढ़ाने की बड़े लेवल पे जरूरत ही नहीं। लॉयर थोड़ी बना रहे हैं यार, चार्टेड अकाउंटेंट बना रहे हो भाई। जितना लॉ उसको आना तो पहले ही पढ़ा दिया आपने, बहुत है। ऊपर लेवल पे इतना लॉ पढ़ाते हैं, लॉयर को इतना नहीं आता। बोले यार किस लेवल का सीए है यार माशाल्लाह। आपने वही बीएफडी पास कर लिया माशाल्लाह, ठीक है। लेट से आपने बीएफडी की बुक ली थी 3,000 की, बीएफडी पास करते आप दुकान पे पहुंचे, आपने भाई कितने की लोगे, उसने 1500। अभी आपकी बात चल रही थी, आपने कहा क्या करूं, दूं नहीं दूं। इतने में एक दोस्त का फोन आया, उसने कहा भाई सीएफए का क्या मूड है, सीएफए का। आपने यार करना तो है, मतलब सोच रहा हूँ सीएफए की तरफ ही निकल लूं, इसके तो बहुत पेपर है यार, वो 3 ही है, वहां चले हूँ। बोले यार अगर सीएफए करना है तो कंफर्म बता दो, बीएफडी की बुक रखिएगा बेचिएगा मत। बोला क्यों, बोला सीएफए पार्ट 1 में बीएफडी की बुक में ही सारा काम हो जाएगा आपका, आपको वहां अलग से कोई फाइनेंस की लेट से बुक नहीं लेनी, अज्यूम कर लेते हैं। आपने कहा लेकिन अगर सीएफए की अपनी बुक लेंगे कितने की है, बोला यार वो आपको 7,000 की पड़ेगी। अगर आपने वाकई सीएफए करना है तो फिर आपको पीएफडी की बुक देने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। आपको वो 7,000 की बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपने यार करना तो है कंफर्म। कजन का फोन आ गया, कजन कह रहा है यार भाई बीएफडी दे दो, बुक दे दो मुझे, और जो भी उसकी एनआरवी होगी वो ले लेना, क्योंकि फ्री में तो तुम देते नहीं हो। आपने नहीं, कजन ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। तो भाई अब क्या ट्विस्ट है भाई, 1500 में ही बिक रही है, मतलब बिक्री 1500 में। अगर आपने लेनी तो बता दो, 7,000 लूंगा आपसे। बोला भाई 7,000 क्यों, एक्सप्लेन करो। आपने कहा मेरे लिए इसकी वैल्यू 7,000 है, क्योंकि आपने कहा मैंने माइंड बना लिया, सीएफए करूंगा इंशाल्लाह। और अगर मैंने आपको बीएफडी की बुक दे दी तो मुझे सीएफए की बुक लेनी पड़ेगी, वो 7 की आएगी। दुकानदार सुन रहा था आपकी बात, बोला यार इसलिए आपको 7,000 देने पड़ेंगे। दुकानदार ने आपको कहा बेटा जरा दूर हटियो यार, मैं शटर बंद कर दूं, क्या मजाक चल रहा है मतलब। बोला नई बीएफडी 4,000 की है और तू कजन से 7,000 मांग रहा है भाई, ये किस तरह की रेलेवेंट कॉस्ट है भाई। बोला कजन का नंबर मुझे दे दे, ये हर दफा तुझी को फोन कर रहा होता है। आपने, हम दोनों ने पैकेज कराया। पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर बेटा ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल है तो अपना नुकसान क्यों करेंगे भाई। हम देखेंगे सेल कितने में होता है, ऑल्टरनेटिव यूज की क्या वैल्यू है, विच एवर इज हायर, बात क्लियर हो रही। लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है, ऑल्टरनेटिव यूज। तो बेटा लिख लीजिएगा कि स्टॉक नॉट इन रेगुलर यूज बट हैविंग क्या, ऑल्टरनेटिव यूज, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, हायर ऑफ इसकी अपनी एनआरवी, और जो भी करंट परचेज प्राइस है, जो भी करंट मार्केट वैल्यू है किसकी, ऑल्टरनेटिव यूज। क्लियर है भाई। अब सुनिएगा, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं भाई आपने मेहनत की, सीए बन गया माशाल्लाह। वो ड्रीम जो आपने, आपके घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने देखा, पूरा हो गया। ये पुराने मोहल्ले में होते हैं ना कुछ अच्छे मुखलिस लोग भी होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं, जो बचपन से चाहते हैं कि आप कुछ बने। पहले तो चाहते हैं आप इंसान बने ताकि उनको तंग ना करे, क्योंकि तंग करो नाराज हो जाए, यार इतना तंग करते हैं, गलत बात है। खैर,
लेट से बन गए सी आप। अब आपके दो चॉइसेस थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं और सेकंड स्टेटिया कंपनी। आपने मल्टीनेशनल मुझे हजम नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी हायरार्की इतनी लंबी होती है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना भाई। बोला इसको रिपोर्ट करो, उसको रिपोर्ट करो। बोला सेठ के पास ही काम कर लेते हैं, सेठ पैसे भी थोड़े ज्यादा दे देगा। आपने सेठ साहब को ज्वाइन कर लिया, 3-4 लाख रुपए सैलरी दे रहे, सेठ कह रहा है भाई इससे ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा। आपने कोई बात नहीं, इसके अलावा गाड़ी दे देना मुझे, सैलरी तो कर लूंगा कुछ ना कुछ, और बाकी अपने घर भी दे देना 1000 गज का। बोला वो रेंट पे लेके देना है खरीद के देना? बोला खरीद के दे दो, मेरे नाम ही कर देना। अभी तो जॉब शुरू भी नहीं हुई। आपने नहीं, अभी से बात कर ले, बाद में फिर मसले होते हैं ना, अभी डिसाइड कर ले। और हमने रिटायरमेंट में क्या मिलेगा? बोला भाई तो पूरी कंपनी लेगा लग रहा है। आपने सीए भी तो किया है, क्या हो गया? मतलब आपको पता है किस तरह की तालीम, कितने लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाती, जाते जाते एक दुआ करते हैं, या अल्लाह कुछ हो ना हो सीए तो करा दे, आने ही वाले सीए तो करा दो। और हमने तो कर लिया, तो डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें। खैर उन्होंने कहा भाई सैलरी ले लो, बाकी फिर देख लेंगे, टेंशन नहीं है। खैर सब सही चल रहा था सर, न जाने आपको क्या हुआ, आप एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आइडिया लेके चले गए सेठ के पास। आपने कहा सेठ साहब फलाना केमिकल इंपोर्ट करा लो, $40,000 का, उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो बहुत हिट होगी, और पाकिस्तान में हम पहले ही होंगे जो प्रोडक्ट बनाएंगे। बोला बेटा फिजिबिलिटी वगैरह बोला सब ठीक है। बोला प्रोजेक्ट की एनपीवी, बोला कैलकुलेटर से बाहर निकल ली थी, हिसाब लगाए किस लेवल की एनपीवी होगी। सेठ ने कहा डन है सर, उन्होंने आपके कहने पे वो केमिकल इंपोर्ट करवा लिया। जैसे ही इंपोर्ट करवाया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉ पास कर दिया, उस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। सेठ ने बोला, बोला बेटा ये क्या? आपने मतलब तो अल्लाह की मर्जी है, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट ने कर दिया, इसमें मैं क्या करूं? बोले यार गवर्नमेंट ने आज तक ऐसा लॉ पास ही नहीं किया था, हमने मंगवाया लॉ पास हो गया। अरे मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉ फिर चेंज हो जाएगा, टेंशन क्या है, चंद दिनों की बात है। खैर सब वक्त का भैया चलता रहा, और वो केमिकल बन गया पॉइजन। अब जो सेठ साहब है उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया, उन्होंने कहा सर इसको प्रॉपर लैंडफिल करेंगे और आपके $10,000 लगेंगे, ये ऐसे ही नहीं फेंक सकते केमिकल। डायरेक्टर ने आपको फिर बुला लिया, बोला भाई कौन हो यार, पहले 40,000 का मटेरियल इंपोर्ट करवाया, और वो मटेरियल वो केमिकल पड़े पड़े क्या बन गए? पॉइजन। और अब हमारे किसी काम का नहीं, उल्टा लैंडफिल करवाने में क्या लग रहे हैं? पैसे लग रहे हैं, $10,000। डायरेक्टर साहब आपको सुना रहे थे, इतने में फोन आ गया किसी का आपको, उसने कोई बात बात की, बोला बताओ, उसने कहा भाई मुझे फलाना केमिकल चाहिए जो कि पॉइजन में कन्वर्ट हो चुका है, वही चाहिए। उसने कहा बताओ यार कितने पैसे लोगे यार, भाई बंदी और ये वो। आपने कहा भाई ने फ्री में दिया तुझे। डायरेक्टर देख रहा है, बोला यार सेठ इतनी इतनी आंख निकाल रहा है, बोला भाई कंपनी तो ये चला रहा है। बोला फ्री में जा। बोला आपने कहा लेकिन आज ही लेके जाइयो। फोन रखा, सेठ ने कहा यार क्या बदतमीजी है, फ्री में क्यों दिया? आपने कहा फ्री में थोड़ी दिया। बोला मैंने खुद सुना आपने फ्री बोला। बोला सेठ साहब मैंने आपके $10,000 सेव कर लिए, मुबारक हो, पार्टी दो मुझे। बोला कैसे? आपने कहा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो आपके $10,000 लगते, नहीं लग रहे। याद रखिएगा आउटफ्लो का रुक जाना, आउटफ्लो का रुक जाना इनफ्लो होता है। सोचिएगा भाई, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, $10,000 लगते ये से नो। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आउटफ्लो क्या हो, रुक जाए,
तो उसको क्या लेते हैं? इनफ्लो। तो एक ऐसा सिनेरियो जहां डिस्पोज ऑफ की कॉस्ट सेव हो जाए, रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती बल्कि रेलेवेंट सेविंग आती है, बेनिफिट होता है। बात समझ में आ रही है? ये सर, तो टू सेव डिस्पोज ऑफ कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट नहीं आएगी बल्कि रेलेवेंट क्या आएगी? सेविंग। टू सेव डिस्पोज ऑफ कॉस्ट इज रेलेवेंट सेविंग। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है? एक आउटफ्लो का रुक जाना क्या होता है? इनफ्लो। बात समझ में आ रही? जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे यूके का ज्यादा आइडिया है। देखिए यूके में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से जो भी पाकिस्तानी हमारे बहन भाई पढ़ने जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अच्छी खासी फीसें होती हैं, वो आपको सारी की सारी बुक्स कॉपी सब कुछ दे देते हैं। आपको लगता है फ्री में दे रहे हैं, फीस में सब होता है। अच्छा, इतने अच्छे तो होते नहीं हम लोग कि एजुकेशन के बाद जब वापस आए तो बुक सारी लेकर आए, कब सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यूके में लॉ ये कहता है आपने उन बुक्स को डिस्कार्ड कैसे करना है। आप सबसे पहले उनको प्रॉपर पैक करेंगे अच्छे से शॉपर में तरीके से, उसके बाद जो XYZ अथॉरिटी है उसको आप कॉल करेंगे और एटलीस्ट 100 पाउंड आपके लगेंगे। पाकिस्तान नहीं है किसी के घर के आगे फेंक के चले अबे बरम मारो, मैं थोड़ी था, प्रूफ करके दिखाओ। बोला ये बुक्स तो आपकी लग रही है। बोला लग रही है, मैं फेंकी तो नहीं है। फटे भाई यार, तो वहां क्या होता है, 100 पाउंड भी दो और बुक्स भी दो। अच्छा, जो पुराने पाकिस्तानी होते हैं वो नए बंदे को चिपका देते हैं। कैसे? अब नया पाकिस्तानी कोई पहुंच गया, पुराना जिससे पाकिस्तान आना है, व्हाट ही डज, फौरन नए वाले से दोस्ती करता है, कहता है यार तू अपना पाकिस्तानी है। अच्छा, घर वाले यहाँ से इतना समझा के भेजते हैं किसी से कुछ नहीं लेना, उतना वैसे ही हम लोग डरे हुए होते हैं। स्पेशली हम उसका मतलब लेते हैं यार खाने पीने का कुछ नहीं लेना, ठीक है। उसे यार तू हमारा भाई है यार, पाकिस्तानी है भाई, भाई ने तुझे सारी बुक्स फ्री में दी। बोला नहीं यार रहने दे। बोला यार भाई है यार, जगह है अपना। नए बंदे को बुक्स दे दी, ये पाकिस्तान आ गया, उसका 100 पाउंड का इनफ्लो हो गया। अब ये कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी जाता है तो यूनिवर्सिटी इसको बुक्स दे देती है। अब जब ये पाकिस्तान आता है ना, इसके 200 पाउंड लगते हैं। क्यों? सोच के फिर इसको याद आता है, बोला बंदा होता है यार, घर वाले सही बोलते थे, किसी से कुछ नहीं लेते। तो इसको फिर याद आती है उसकी नेकी। उस वक्त तो बड़ा यार ये क्या हो, तो हमारे लोग बहुत तेज हैं। तो जो फैसिलिटीज आपको पाकिस्तान में मिलती है बाहर नहीं मिलती। देखिए ना, बाहर मतलब डिस्पोजल में भी क्या हो रहा है, प्रॉपर पैक करो। पैकिंग गलत होगी लेंगे नहीं, बोला रखो यार। अब मैं ओके कल आ जाना, बोला कल तो आ जाएंगे, आज जो है उसके पैसे तो दो। यूके मजाक नहीं चलना, हमारे यहाँ तो कुछ भी उल्टा सीधा कर दो, सॉरी यार। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर क्रेक लोग हैं, छोड़ते नहीं। तो बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू कौन सा? पॉइंट नंबर टू बेटा, अगर आपका, जी बेटा, कैपिटल, हाँ ठीक है। सवाल आपसे ये पूछा गया व्हाट इज योर रेलिवेंट कॉस्ट, व्हाट इज योर। सबसे पहले पहले आप बताएंगे सिनेरियो में लॉजिकली मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है ही नहीं, यहाँ पे तो लॉजिकली रेलिवेंट सेविंग है। बात समझ में आ रही? वो मुझे जितना ज्यादा पे करे उसकी मेहरबानी। लेकिन मैंने आपसे सवाल में ये पूछा व्हाट इज योर रेलिवेंट कॉस्ट, तो आप मुझे क्या कहेंगे? कॉस्ट नहीं है, उल्टा यहाँ पे क्या है? सेविंग है। बात समझ में? हम तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली तो हमारी कोशिश होगी हम उससे भी पैसे लें, ठीक है। लेकिन लॉजिकली ना ले तो बेहतर है, क्यों? पता चले आप पैसे मांगने जाए, ज्यादा मांगे, वही डिसीजन चेंज, उल्टा फिर आप उसके घर पहुंच, बोले यार फ्री में रख ले। बोले यार अब फ्री में भी नहीं चाहिए। यार बोल ले, बोला अब फ्री में भी नहीं चाहिए। रिप्लेसमेंट लेबर की जो कॉस्ट है ना, वो हमेशा रेलेवेंट है। आपने अपने एग्जिस्टिंग बंदे को उठाया, नए प्रोजेक्ट पे भेज दिया, इसकी जगह नया बंदा आया, वो जो नया बंदा है ना उसकी कॉस्ट रेलेवेंट है, चाहे आप उसको ज्यादा पे करो या
कम पे करो. रिप्लेसमेंट लेबर कॉस्ट इज ऑलवेज रेलेवेंट. आइडल तो फारिग बैठा हुआ है ना बंदा. सर 9 to 5 एक बंदा है, एम्प्लॉई है आपका, फिक्स सैलरी है, फारिग बैठा हुआ है. सिर्फ फारिग बैठा हुआ है, यानी कि कोई काम नहीं कर रहा. अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है और उसके 2-3 घंटे उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे, और मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ लेबर की कॉस्ट क्या है आपके लिए, तो आप कहेंगे यार जीरो है यार. क्योंकि आप कहेंगे काम करता है या नहीं करता, पेमेंट तो करनी थी. तो इररिलेवेंट हो गया ना, क्योंकि अरे नहीं, मां सत्य सुनिएगा, एक बंदा जब मेरा परमानेंट एम्प्लॉय होता है तो वो फारिग रहेगा तो भी मैं पे करूंगा. यूं थोड़ी होता है, काम होगा तो पे करेंगे, वरना ये तो फिर वेरिएबल हो गया, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं. बात क्लियर. हम तो पढ़ रहे हैं भाई, एग्जामिनर कह रहे हैं आपका लेबर जो है ना उसकी आइडल कैपेसिटी है. खुद सोचे ना, अगर आइडल कैपेसिटी वाला कंपनी को कहे कि मैं ओवर टाइम करने के लिए तैयार हूं, कंपनी बोले तबीयत सेट है तेरी, तो फारिग बैठा हुआ है, उल्टा क्या कर रहा है, ओवर. मतलब नॉर्मल टाइम में तो मैं फारिग ही रहूंगा, उसके बाद में करवा लीजिएगा ओवर टाइम. चले बेटा, आज फिर हमें थोड़ा कमी करना पड़ेगा माजरत के साथ. 1 मिनट ज्यादा होगा. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिक्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम.